हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, कि आज छुट्टी है। आज छुट्टी में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो विभव वाले न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम अगले वीडियो में कल बताएंगे। तो आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज महामैराथन क्लास ले लें और धारिता वाले चैप्टर्स को आज एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। तो और कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था आज आप लोगों को जो है नया चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है ना। तो इसके न्यूमेरिकल्स और जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो धारिता धारिता के न्यूमेरिकल्स और क्या बोलते हैं विभव वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व करते ही रहेंगे, बट थ्योरी पहले हम कंप्लीट कराने का ज़्यादा प्रयास करेंगे कि पहले थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक काम करना, नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो टारगेट हमारा क्या है आपको पता ही है, इस बार 70 में 70, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे से प्रयास करते रहेंगे तो 70 में 70 आने के चांस पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, ध्यान रखना, बहुत जल्द जो है जैसे ही छुट्टियां होंगी तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जैसे ही छुट्टियां होंगी मैथ की भी जो है वीडियो अपलोड करेंगे और छुट्टियों में तो लाइव ही आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेज जाना नहीं रहेगा तो करना क्या रहेगा, तो लाइव क्लासें देंगे, ठीक है ना, लाइव क्लासें, ठीक है ना। पूरा एकदम लाइव आपसे अच्छे से बातें भी होती रहेंगी और साथ में पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छुट्टियों में हम पूरा मैथ फिजिक्स, ठीक है ना, हाई स्कूल और इंटर की कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो बहुत जल्द मैथ के भी वीडियो आने वाले हैं, बस थोड़ा सा जो है अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक। लेकिन प्रयास यही रहेगा इस छुट्टियों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। बस जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगी बस आप लोगों की मॉक टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट, है ना। लाइव भी टेस्ट होंगे और ऑफलाइन भी होंगे, ठीक है ना। तो जिनको ऑनलाइन माध्यम से कुछ लिंक रहेंगे तो लिंक के माध्यम से आपको जो है वो कर दिया जाएगा। तो एक दिन पहले हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे और उस वीडियो में आप लोग अपने अपने सब लोग जो है कमेंट में अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। तो उससे हम क्या करेंगे, एक जो है बना देंगे ग्रुप, ठीक है ना, टारगेट बैच 2025, ठीक है ना। तो उसमें हम अच्छे से उन सभी को कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आज का इंट्रोडक्शन बस इतना ही, इसीलिए लाइव आया हूँ मैं, मतलब फेस टू फेस बात करने के लिए, ठीक है ना। फिर अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक। तो हमारे चैप्टर्स की शुरुआत होने वाली है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको छोटा कर देते हैं, अब मैं किनारे आ जाता हूँ। तो आपके सामने जो है दिख गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये इसको इधर कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 12 फिजिक्स स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। तो इसमें विभव का नाम मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि ये जो है विभव पे, मतलब विभव वाले चैप्टर्स पे क्या है कि पहला लेसन और दूसरा लेसन और तीसरा लेसन चौथा लेसन ये सब एक ही उस पर स्थित है, इसलिए सभी एक पे ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता, परिभाषा, मात्रक और बीमा, ठीक है ना। और लक्ष्य मैंने आपको देखो दे दिया गया, तो इस बार का लक्ष्य आपका क्या है, 90 प्लस की तैयारी, ठीक है ना। तो 90 प्लस आपको जो है इस बार तैयार करके चलना है, ठीक है ना। 90 प्लस की तैयारी है, तो अगर आप मेहनत करेंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इस बार इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, ये भी हम आप लोगों से वादा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लोगों को जैसे मान लो वीडियो लिखने में कोई जो है वीडियो चलाने में कोई प्रॉब्लम्स होती है लिखने में, तो आप लोगों के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध है, देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये है पीडीएफ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना, बेहिचक बे उससे, ठीक है ना। आराम से आप पढ़िए अच्छे से, वीडियो पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जिसको पीडीएफ चाहिए वो लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, कि हमें पीडीएफ चाहिए, हम उसको जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, उसको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल
हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ही है, ठीक है ना। तो बहुत जल्द हम इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं मीडियम्स, ठीक है ना। तो सभी लोग आ जाइए और शुरू करते हैं, ठीक। तो चैप्टर का नाम आ गया है, ठीक है ना। चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो क्या होती है वैद्युत धारिता, ठीक। अब वैद्युत धारिता में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, चालक। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पहले से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चालक होते क्या हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो चालक क्या होते हैं, देखो साफ साफ लिखा है, वे सभी पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के लिए सामान्य ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है ना। या आप इसको अगर दूसरे शब्द में बताना चाहो तो क्या है, सीधे से लिख दो, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक। तो कई प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपको हम जो है सेकेंड पेपर का लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो लास्ट चैप्टर में आपको मिलेगा अर्धचालक संधि डायोड, तो वहाँ पे भी चालक है, तो वहाँ पे हम आपको इसकी परिभाषा, ये तो रहेगा ही, फिर इसकी परिभाषा हम आपको जो है ऊर्जा बैंड पे आधारित बताएंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको डेफिनेशन याद रहे आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना, जब तक कि उसमें आपको नियम ना दिया जाए, ठीक। अब नेक्स्ट है, जैसे तो चालक क्या होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स में मैंने ले लिया, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, चांदी है इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। तो आई होप चालक के बारे में आप समझ गए हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है, ध्यान दीजिए, सेकेंड। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चालकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है, ठीक है ना। अब चालकों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझ लो, ठीक है ना, क्या होते हैं ये बिंदु और इनका क्या कंडीशंस होता है उनके बारे में समझते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, सबसे पहले नंबर पे, चालकों के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है ना। क्या बताया गया है, चालकों के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक। तो शून्य होता है क्या, इसका अर्थ समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो आइए हम आपको बताते हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता है चालक जो होते हैं, चालक में पदार्थों में कुछ क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रवाह के कारण आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे जो चालक होता है, चालक में प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है ना। चालक में जो पदार्थ मतलब चालक जो पदार्थों में बाह्य वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत प्रेरित जो है क्षेत्र होती है वो विपरीत दिशा में होने के कारण इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चालकों के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ, क्या लिखा है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, ठीक है ना, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको अगले चैप्टर्स में बताया है कि भाई जो आपकी स्थिर विद्युतकी होती है, स्थिर विद्युतकी में आवेश जो होता है स्थिर अवस्था में होते हैं, अर्थात आवेशों को गतिमान करने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखीय घटक अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। जो तो इसके कारण जो होता है चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, अभिलंबवत ही होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, चालक की समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि हमने आपको बताया था किसके बारे में, विभव के बारे में। तो V इक्वल टू क्या होता है, बताइए, W/Q, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो तो होता ही नहीं, अनुपस्थित होता है, और जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होता तो जाहिर सी बात है किसी भी आवेश को गति कराने के लिए हमें क्या होता है, कार्य चाहिए, और कार्य हमारा क्या होगा, शून्य होगा, और जब शून्य होता है तो भाई वैद्युत विभव का मान भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि नियत हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे आपको जो है जो लिखा है कि चालक के समस्त आयतन में
स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। तो आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। फिर से इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन 0। जगह थोड़ा सा कम है, चलो ये समझ जाओ, एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक, तो इसको भी मैंने आपको बताया है किसके, गॉस की प्रमेय के अनुसार। ठीक, तो इन सभी को प्रूव कर चुके हो। और 5वें नंबर में क्या लिखा, सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, सामान्य स्थिति में। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में किसी भी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। ठीक, अब अगर इसके कारण की बात किया जाए तो भैया देखा है, जो उदासीन चालक होते हैं, उदासीन चालकों के भीतर धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं। तो अब धनावेश और ऋणावेश जब बराबर हो गए तो दोनों का जब सम करेंगे यानी टोटल आवेश निकालोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब प्लस माइनस 0 हो जाएगा तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी आपका बंद पृष्ठ होता है उस बंद पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, जब उस पर कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो Q का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनको ध्यान जरूर रखना। ठीक है, चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब आपका आ गया है परावैद्युत। ठीक है ना, तो परावैद्युत क्या होते हैं, तो परावैद्युत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है ना, और उसमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता, तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत रोधी अचालक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अचालक होते हैं, वैद्युत रोधी होते हैं। और इन अचालकों को ही क्या कहा जाता है, परावैद्युत भी कहते हैं। ठीक है ना, तो चाहे वैद्युत रोधी कहा जाए, चाहे अचालक कहा जाए, चाहे परावैद्युत कहा जाए। ठीक है ना, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं यानी होते ही नहीं हैं और उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। ठीक है ना, अब परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, तो परावैद्युत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझ लो। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे है ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है ना, तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते। संपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु से जाने वाले। ठीक है ना, तो इनके अणुओं में जो परिणामी और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इनमें जो है इनके केंद्र संपाती नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे HCl हो गया, H2O है, HBr है, CO है, ये सभी क्या होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है ना, अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, तो भैया अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती, अब संपाती का मतलब तो समझ गए होंगे, संपाती यानी कि एक ही बिंदु से, जैसे एक मान लो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। ठीक है ना, तो यानी ये सभी रेखाएं जो होती हैं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का जब बिंदु एक ही होता तो उसे हम संपाती बिंदु कहते हैं। तो इनमें अणुओं में जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्र के संपाती होते हैं, अर्थात इनके जो अणुओं में परिणामी और स्थायी द्विध्रुवागुण नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है ना, जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं अगले। तो अगला डेफिनेशन आपका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लो। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे पहला है परावैद्युत माध्यम सदैव विद्युत उदासीन होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है परावैद्युत है ना, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता क्योंकि इस पे ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों, मतलब परावैद्युत तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक है ना, तो चाहे ध्रुवीय परावैद्युत हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, हर हाल में आपका जो परावैद्युत माध्यम होता है वो सदैव क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना, फिर दूसरी बात है वह पदार्थ जिनके लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती तथा क्षेत्र की दिशा में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना,
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। MCQ वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका है परावैद्युत भंजन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो क्या होते हैं परावैद्युत भंजन, अब इनके बारे में जान लो, ठीक है ना। तो परावैद्युत भंजन में क्या होता है, ये परावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च आवृत्ति आरोपित करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। तो इसके परमाणुओं की जो बाह्य कक्षा होती है उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग होने लगते हैं, पृथक होने लगते हैं, ठीक है ना। यानी जब किसी परावैद्युत पदार्थ में बहुत तीव्र जो है बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र को जो है स्थापित करते हैं या बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र देते हैं, तो उसके जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं की जो बाह्य कक्षा होती है उसमें स्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, ठीक है ना, अलग होने लगते हैं। तब परावैद्युत पदार्थ की चालक जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो किसकी तरह काम करने लगते हैं, चालक की तरह, यानी उसमें करंट का प्रवाह होने लगता है। तो जब परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं तो ऐसी घटना को ही क्या कहते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला है परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब तो समझ ही गए होंगे भाई, शक्ति। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति, ठीक है ना। तो क्या होती है जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के सहन कर सके, ठीक है ना। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक्कृत ना हो, इलेक्ट्रॉन अलग ना हो और उन्हें बिना किसी भंजन के सहन कर सके, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। और वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, तो याद रखना कितनी होती है, 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होती है। इतनी शक्ति को वो सहन कर सकती है, ठीक है ना। तो ये थे कुछ जो है आपके डेफिनेशन, ठीक है ना, जिन्हें आपको पढ़ लेना है। वैसे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बट आपको पढ़ तो लेना ही है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, हमारा आ गया मेन टॉपिक, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक पे आ गए हैं हम। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक में समझिए क्या कह रहा है, चालक की धारिता, ठीक है ना। तो चालक की क्या धारिता होती है, तो सबसे पहले भाई धारिता का यूज हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। तो धारिता का मतलब क्या होता है भाई, धारिता मतलब होता है आयतन। क्या होता है, धारिता मतलब होता है आयतन, है ना। कहते हैं ना मेंसुरेशन की धारिता, है ना। मेंसुरेशन में इसकी मतलब गोले की धारिता या बेलन की धारिता, ऐसे कोई जो है शब्द मिलते हैं। तो धारिता का मतलब होता है आयतन, ठीक है ना। चलो तो क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। तो लिखा है आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है ना। अब समझ लो, अगर मान लो कोई चालक है जिसे हम Q आवेश दे रहे हैं, ठीक है ना। तो Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि होती है। तो हमारी जो आवेश होती है वो विभव के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी Q प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू जाती है C, ठीक है ना। तो यहाँ से हम C की वैल्यू जब निकालेंगे तो C = क्या हो जाएगा, Q/V, ठीक है ना। जहाँ आपकी जो C होती है, जहाँ C जो होती है यही होती है चालक की धारिता। इसी को क्या कहते हैं, चालक की धारिता, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि धारिता क्या होती है, ठीक। चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, तो अगले स्लाइड में देखो क्या लिखा है, वैद्युत धारिता का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम प्रति वोल्ट, है ना। C = V/Q है। तो वहाँ से हम निकालेंगे C = Q/V से, है ना। तो Q यानी कूलाम हो गया, V मतलब आयतन हो गया, वो विभव हो गया। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक। अब कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड कहते हैं, ठीक। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, स्टेट फैरड। और 1 फैरड कितने के बराबर होता है, 9 गुणे, तो यहाँ पे देखो पावर लगाना भूल गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है ना कितना होता है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको जो है, 1 मिनट। तो 10 की पावर 9 × 10 की पावर 11, ठीक है ना। ये लिख देते हैं 11, ये हो गया, ठीक है ना। 1 फैरड कितने के बराबर होता है, 9 × 10 की पावर 11 स्टेट फैरड के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो चलो अब आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे आपसे 1 फैरड की परिभाषा पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो 1 फैरड की परिभाषा बताएंगे तो कैसे बताएंगे, मान लो C बराबर, है ना, कहाँ से निकाल रहे हैं तो C इक्वल टू क्यू अपान वी से, है ना। तो अगर मान लो C की वैल्यू जो है 1 फैरड हो और Q का मान 1 कूलाम हो और V का मान 1 वोल्ट हो, ठीक है ना। तो किसी चालक, है ना, देखो साफ साफ लिखा है, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो धारिता 1 फैरड होगी, ठीक है ना। किसी चालक को अगर 1 कूलाम का आवेश देते हैं और 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता जो होगी किसके बराबर होगा, 1 फैरड के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान रखना है इसमें जो आपका धारिता है, धारिता की बीमा रह गई। तो धारिता की बीमा क्या होती है, बीमीय सूत्र, है ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बीमा, ठीक। बीमा क्या होगी, तो भैया बीमा क्या होती है, जैसे मैंने आपको बता रखा, आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है AT, ठीक है ना। और अपान फिर क्या है ओल्ट, ओल्ट की बीमा भी आपको पता है क्या होती है, M L² T-3 और A-1 की 2 A-1, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M⁻⁻1, ठीक है ना। L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻2, T ऊपर जाएगा तो T⁻3, ऊपर गया एक और मिल जाएगा तो T⁻4 हो जाएगा। A-1 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो A⁻2। तो ये हो गई धारिता की बीमा, M-1 L-2 T⁻4 A⁻2, ठीक है ना। तो ये याद रखना बीमा है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। आप ध्यान रखना चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से हैं जो धारिता को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है, यानी धारिता जो होती है माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब चालक का जो परावैद्युतांक होगा K, तो K माध्यम में रखने पर उसकी धारिता में K गुनी की वृद्धि होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। विलगित गोली चालक की धारिता आवेश की मात्रा एवं विभव के मान पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी भी गोली चालक की धारिता जो होती है वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। थर्ड नंबर पे है ये चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो भाई वही प्रेरण के कारण जो है चालकों में जो है विभव जो प्रेरण होती है, तो प्रेरण में चालक के कारण जो है उसकी विभव में क्या होती है, कमी या अधिकता होने के चांस रहती है। तो कहने का मतलब अगर हम किसी चालक के निकट कोई अन्य चालक रखते हैं तो चालक की उपस्थिति पे वो निर्भर करती है, ठीक है ना, जिससे उसकी विभव में कमी हो जाएगी। अब विभव में कमी होगी तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसका है चालक की धारिता चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है विलगित गोली चालक की धारिता, ठीक है ना। अब विलगित गोली चालक की धारिता कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, मान लो एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है R, ये है, और इसका केंद्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक। ये है इसका केंद्र O। Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। तो जब इसको Q आवेश देते हैं तो इसका विभव जो होता है वो कितना हो जाता है, V हो जाता है, ठीक। तो V हो गया। अब गोले जो आपका गोली चालक है, तो गोली चालक के तल पर अब किसी भी बिंदु पे, चाहे यहाँ पे कहीं पर भी हम विभव निकाल लेते हैं। तो विभव का फार्मूला क्या होता है आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए विभव V फार्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया था। V होता है 1/4πε0, ठीक है ना। अब माध्यम का अगर कोई परावैद्युतांक होगा तो माध्यम के परावैद्युतांक को भी प्रेजेंट कर दोगे और क्या हो जाएगा Q/R। यही तो होता है ना इसका फार्मूला, ठीक। ये हो गया। आप ध्यान दो, हमें क्या निकालना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, ठीक है ना, गोली चालक की धारिता।
तो गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो भाई हमने आपको सूत्र बताया, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ठीक, चलो मान पुट कर देते हैं। तो जब इसका मान पुट करोगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। V की वैल्यूज ये रख दो, तो इस मान को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/ नीचे वाला भाग पलट के ऊपर आ जाएगा, 4πε0r। यही तो होगा ना। अब यहाँ देखो, Q से Q हो जाएगा कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πε0r। ठीक, तो यही हो जाएगी गोली चालक की धारिता का व्यंजक। ठीक है ना। अब जहाँ एप्सिलॉन 0 के बारे में बता ही दिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा कि किसी भी गोली चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती, यानी C प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R के। ठीक है ना, तो गोली चालक की धारिता क्या होगी, C प्रोपोर्शनल R के। ठीक है ना, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो आपका गोली चालक जो है K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है ना, तो जब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे तो ये तो आपका वायु के लिए था। अब K परावैद्युतांक के माध्यम में, ठीक है ना, K परावैद्युतांक वैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, वैद्युतांक के माध्यम में। ठीक, तो परावैद्युतांक के माध्यम में जब रखेंगे तो क्या इसकी वैल्यूज निकलेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, C, और यहाँ मीडियम दिखा देते हैं, तो CM से प्रेजेंट करेंगे तो CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πε0 K इंटू क्या हो जाएगा, R। ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये किसके लिए, वायु के लिए। ठीक है ना, ये मीडियम के लिए हो गए। ठीक, हाँ, तो दोनों को क्या करते हैं, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, अब दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, CM/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πε0 K इंटू R अपान नीचे हो जाएगा 4πε0 इंटू R। ठीक है ना, तो 4πε0 R से R क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा कंडीशंस क्या होगा, CM/C इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता और निर्वात अथवा वायु में उस चालक की धारिता का अनुपात जो होता है उसे माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो परावैद्युतांक की डेफिनेशन आप यहाँ से भी बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है वो समझते हैं। आप ध्यान रखना, अगला टॉपिक हमारा आ गया है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस कार्य के से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में किया जाता है। यह कुल कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है ना, कहने का मतलब कोई वस्तु होती है जिसमें कोई आवेश नहीं होता तो उसे अनावेशित अवस्था से कौन सी अवस्था, आवेशित अवस्था तक ले जाने में जितना वर्क होता है वही वर्क चालक की स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होती है, एकत्र हो जाती है। ठीक है ना, अब चलिए इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, डेरिवेट इसका देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। अब सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखोगे, माना कि किसी चालक, मतलब माना कि चालक की धारिता, माना कि चालक की धारिता जो है वो क्या है, C है। ठीक है ना, और ठीक, पूरा लिख दें, पूरा ना लिखें, C है, चलो अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, C है, और आवेशन के क्रम में किसी, ठीक है ना, किसी क्षण चालक पर आवेश क्यों है, चालक पर आवेश क्यों है,
तथा उस क्षण चालक का विभव v है। तो ठीक, अब ध्यान दियो, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा Q/C। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे, है ना, इसको चाहे तो मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखोगे, अब आपको लिखना है यदि चालक पर अतिरिक्त अल्प आवेश, तो अल्प आवेश को हम किससे दिखाएंगे, dq से। ठीक है ना, अल्प आवेश दिया जाए, क्या किया जाए, अल्प आवेश दिया जाए, तो इस स्थिति में किया गया कार्य, ठीक है ना, तो दिया जाए तो चालक पर किया गया कार्य। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, कार्य बराबर क्या होता है भाई, तो कार्य बराबर होता है dw इक्वल टू होता है v इंटू dq। ठीक है ना, v की वैल्यूज रख दियो भैया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू v का मान हो गया Q/C इंटू क्या हो जाएगा, dq। ठीक है ना, अब आप क्या करिए, हमें तो पूरी जो है टोटल वर्क निकालना है। ठीक है ना, तो संपूर्ण चालक पर किया गया कार्य, ठीक है ना, संपूर्ण चालक पर किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू इंटीग्रेट dw हो जाएगा। ठीक, चलो मान रख देते हैं भाई, तो dw का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट dw, क्या हो गया, Q/C इंटू क्या हो जाएगा, dq। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सापेक्ष है Q है, तो C कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको और थोड़ा सा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 1/C बाहर, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट Q इंटू dq। ठीक है ना, अब आपको भाई एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये फार्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेट x⁴n dx, तो क्या होता है, x⁴n+1/n+1, ये तो होता है ना, तो बस इसी पे रख देते हैं। तो जब इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, जब इसका समाकलन करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/C और इसका हो जाएगा Q²/2। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ये लाइन कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू हाफ Q²/C। अब चूँकि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है ना, चलो वैल्यूज पुट कर दो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q के प्लेस पे Q की वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C²V²/C। एक C से आपका एक C हो गया कैंसिल, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV²। ठीक है ना, और ये तो हो गया वर्क। अब आपको पता है कि यह कार्य ही चालक पर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होती है, तो भाई U इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा लिखी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि U बराबर किसके होगा, W के। ठीक, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी, U इक्वल टू का हो जाएगी हाफ CV²। ठीक है ना, तो यही होती है चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्थिर ऊर्जा का फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है शॉर्ट मेथड भी बता देंगे, शॉर्ट मेथड में कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गए, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है स्लाइड 15। आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है, आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनः वितरण एवं ऊर्जा हानि। ठीक है ना,
तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमें करना है। बहुत अच्छा जो है चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको भी हम कैसे हल करेंगे ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा, माना C1 तथा C2 धारिता वाले जो दो चालक हैं A और B, ये एक चालक A और दूसरा चालक क्या हो गया B, ठीक है ना। इसके बाद फिर कह रहे हैं जिन्हें क्रमशः Q1 एवं Q2 आवेश से आवेशित किया गया। इसका आवेश Q1 हो गया और इसका आवेश कितना हो गया Q2, जिससे उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हैं। तो Q1 से आवेशित किया गया तो इसका विभव V1 हो गया और इसका विभव क्या है V2 है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे जब इन्हें किसी चालक द्वारा नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना, तब इनका आवेश कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने से पहले अभी इसमें कोई वो है नहीं, तो अगर हम पहले चालक पे विभव निकालेंगे और आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर क्या होगा C1 V1, ठीक है ना। और दूसरे चालक का अगर हम विभव आवेश पूछे तो क्या हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा Q2 = C2 × V2 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका आवेश Q2 है और इसका विभव क्या है V2 है और धारिता क्या है इसकी C2 है, ठीक। तो हमें तो कुल आवेश से, ठीक है ना। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश, तो कुल आवेश निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश यानी कि Q बराबर क्या होगा Q1 + Q2, ठीक। चलो मान रहे तो क्या हो जाएगा, Q = Q1 का मान हो गया C1 V1, देन Q2 का मान हो गया C2 V2 हो गया, ठीक। अब इसको आप मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे कोई डाउट, बोलिए कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट नहीं तो चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। अभी तक तो ये क्या है, जुड़े हुए नहीं थे। अब क्या करते हैं, किसी चालक से इनको क्या कर दिया जाए, इस तरह से जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अब जैसे ही इसको जोड़ोगे तो इसके जो विभव हैं ये क्या हो जाएंगे, अब V1 V2 नहीं होगा, यहाँ आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश का स्थानांतरण होगा तो भाई इसका आवेश क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा और इसका आवेश क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इनके जो विभव होंगे, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा V होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब दोनों चालक तार से क्या हो गए, जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो जब चालक तार से जुड़ गए तो अब इनके विभव क्या हो गए, V हो गया, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, ठीक है ना। वो जोड़ने के पहले था, अब जोड़ने के बाद। अब जोड़ने के बाद इनका क्या हो गया, ठीक है ना। तो जोड़ने के बाद इसका आवेश क्या दिया गया Q1 तो अगर हम Q1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q1 = हो जाएगा C1 V। और अगर हम दूसरे पे निकालें और दूसरे की बात करें तो Q2 = क्या हो जाएगा C2 × V, क्योंकि दोनों पे परिणामी विभव जो है वो क्या है V है, ठीक। अब इसको आप एक टोटल आवेश निकाल लो। तो यहाँ पर भी कुल आवेश निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश, तो यहाँ कुल आवेश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q = Q1 + Q2 हो जाएगा, ठीक है ना, डैश से दिखाओ, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q = C1 V धन C2 V। तो यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो Q बराबर क्या होगा C1 धन C2 और V हो जाएगा कॉमन, और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। किसके नियम से, आवेश संरक्षण के नियमानुसार। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, संयोजन से पहले चालक का कुल आवेश और संयोजन के बाद कुल आवेश, ठीक है ना। कहते हैं ना आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलो निकालते हैं इसकी वैल्यूज में। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, C1 V1 धन C2 V2 = क्या हो जाएगा C1 + C2 × V हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से V की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब V का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो V = हो जाएगा C1 V1 धन C2 V2
अपॉन नीचे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। और ध्यान रखना ये जो होती है चालक की उभयनिष्ठ विभव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये क्या लिखोगे, यही चालकों की उभयनिष्ठ विभव होती है। तो अगर आपसे उभयनिष्ठ विभव ही पूछा जाए तो यही होगा, ठीक है ना। यही चालकों की उभयनिष्ठ विभव होती है, ये होगी, ठीक है ना। यही चालकों की क्या होती है, उभयनिष्ठ विभव होती है, ठीक। बोलो ये क्लियर हो गया, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस क्यू का मान, ठीक है ना, अगर हम इस क्यू का मान जो है कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 3 से इसका मतलब इसको हमने क्या किया, ये तो बी का मान निकल आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मान रख देते हैं किसकी, Q1 की जगह, Q1 डैश की जगह। तो देखो ध्यान से क्या होगा इसकी कहानी आगे, ठीक है। तो चलो पूरे पे कर देते हैं, है ना, ये हो गया, ठीक। चलो अब ध्यान दो, ये आपको पूरा दिखता भी रहेगा, है ना। चलो अब अगली कहानी है इसका, क्या लिखोगे, समीकरण, है ना, मतलब यहाँ तो ये सभी का मान कहाँ रख देते हैं, चूंकि आपको पता है Q1 डैश इक्वल टू क्या था, C1V, ठीक है ना। तो V के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दो, तो Q1 डैश इक्वल टू C1 और V की जगह V की वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1V1 धन C2V2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भैया, C1 प्लस C2, ठीक, ये निकल आया। और फिर अगर हम Q2 डैश का मान निकालें तो Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो गया C2V, तो यहाँ हो जाएगा Q2 डैश इक्वल टू यहाँ C2 और V की जगह C1V1 धन C2V2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को भाग कर देते हैं, ठीक। तो इसको चाहे तो नाम दे दो, कहाँ तक बात, 2, तो इसका नाम दे दो समीकरण 3 और इसको दे दो 4, ठीक। अब दोनों को भाग करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 4 से भाग देने पर तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भैया ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 और ये बन जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान नीचे क्या हो गया, C1 प्लस C2, ये हो गया। अब देखो इससे जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 और ये बन जाएगा C1V1 धन C2V2 और अपान ये पलट के ऊपर चला जाएगा C1 प्लस C2, ठीक। तो ये भाग से ये भाग कट जाएगा, ये पूरे भाग से ये पूरा भाग कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या आ गया, Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू क्या बचा, C1 अपान C2। अब ध्यान देना यहाँ, ठीक है ना, ये रिलेशन, ठीक। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि संयोजन के बाद आवेशों का जो पुनः वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी जैसी उनकी धारिता होगी उसी के आधार पे जो है आवेशों का पुनः वितरण होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, ऊर्जा हानि, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये देखो यहाँ पे लिखा है ऊर्जा हानि। तो चलिए अब ऊर्जा हानि की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो ध्यान देते हैं, ठीक। तो चलो ऊर्जा हानि का व्यंजक निकालते हैं, ठीक। तो ऊर्जा हानि ऐसे हेडिंग डालो, ठीक। अब सबसे पहले वही जो पहला कंडीशंस था, तो पहले हम जोड़ने के पहले निकालेंगे, जोड़ने के पहले। तो जोड़ने के पहले अगर हम चालकों की ऊर्जा निकालें तो पहले चालक की ऊर्जा जो होगी U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, यही तो होगा। दूसरे चालक की ऊर्जा जो होगी U2 इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, हाफ C2V2 स्क्वायर हो जाएगी, क्लियर। तो अगर हम टोटल ऊर्जा निकालें, ठीक है ना, क्या निकालें, टोटल ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2, ठीक। चलो मान रख देते हैं, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर धन 1/2 C2V2 स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या करिए 1/2 कॉमन ले लीजिए,
तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा C1V1 स्क्वायर धन C2V2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप मान लीजिए समीकरण 5। ठीक, ये क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है ना, ये हो गया। चलो अब इसकी कंडीशंस, तो अब आगे चलते हैं, तो इसको यहाँ से लाइन कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है हमारा कंडीशंस। तो अब अगला हो जाएगा आपका अब लिखोगे जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद इसकी वैल्यूज़ क्या आती है। तो जोड़ने के बाद इसका परिणामी विभव क्या हो गया था, V हो गया था। तो पहले चालक की ऊर्जा जो होगी वो क्या होगा, U1 डैश इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर। दूसरे चालक का हो जाएगा U2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C2V स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ भी हम कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, मतलब U इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी डैश से दिखा दो, तो U1 डैश प्लस U2 डैश। चलो मार दो, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C1V स्क्वायर धन 1/2 C2V स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो 1/2 कॉमन ले लो और V स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर हो गया कॉमन। ठीक, चलो अब निकालते हैं ऊर्जा हानि। तो कितनी ऊर्जा की हानि हो रही, तो क्या लिखोगे, आता है ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, तो भैया प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो गई वो निकल आएगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा हानि यानी डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U माइनस U डैश। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर हो जाएगा U का मान, ये देखो यहाँ पे है ना, समीकरण 5 है। तो समीकरण 5 से ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया C1V1 स्क्वायर धन C2V2 स्क्वायर। ये हो गया माइनस U डैश का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यूज हो गई C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर हो गया। ठीक, चलो भाई अब यहाँ पे क्या करिए, 1/2 कॉमन कर लीजिए और V की वैल्यूज रख दो। तो V का मान हमने आपको अभी निकाल के दिखाया ही था। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर धन C2V2 स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया C1 प्लस C2 और V की जगह V का मान रखेंगे तो क्या था C1V1 धन C2V2 और अपान में क्या हो गया C1 प्लस C2। तो स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया। ठीक, अब देखो ये वाले भाग से एक भाग आपका हो गया कैंसिल। अब इसके नीचे एक मानो और इसका एलसीएम यानी कि हर बराबर कर लो। ठीक, तो चलिए हम इसका हर बराबर कर लेते हैं। ठीक, ये ठीक, चलो अब इसका हम हर बराबर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 1/2। अब यहाँ C1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे C1 से मल्टीप्लाई, तो C1 से C1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, प्लस ये लगा दिए। अब यहाँ C1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा C1 V2 का स्क्वायर इंटू C2। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर C2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर। फिर जब C2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा धन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक, और माइनस अब यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भैया, तो ध्यान दीजिए, तो A धन बी का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा 2 C1 C2 V1 V2। ये हो ठीक, और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और अपान में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो गया। ठीक, अब देखो
C1V1 स्क्वायर ये प्लस में, C1V1 स्क्वायर ये माइनस में कैंसिल, ठीक। C2V2 स्क्वायर ये प्लस में, C2V2 स्क्वायर ये माइनस में कैंसिल। अब देखो यहाँ पे C1C2 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 सभी में कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2। तो ऊपर C1C2 ये हो गया कॉमन, नीचे हम इसको C1 + C2 यहाँ लिख देते हैं। तो अब यहाँ देखो ये क्या बचा, तो C1C2 जब बाहर गया तो क्या बचा यहाँ V2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस V1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा -2 और इसका नाम हो गया V1 V2 हो गया, ठीक है ना। तो A² + B² - 2AB, फिर फार्मूला बन गया ये आपका। तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1C2, नीचे हो गया C1 + C2 और ये बन जाएगा आपका V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो यही होता है ऊर्जा हानि का व्यंजक, ठीक। इस तरह से हम इस डेरिवेशन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस डेरिवेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी समझ में ना आए तो फिर बताना, मैं फिर से बता दूँगा, ठीक। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया, ठीक। चलो चलते हैं अगले पर। तो अगले टॉपिक पे आ गए हम। तो अब आ गया आपका और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्र। तो सबसे पहले जान लो संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है, एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार की मशीन होती है ना। मतलब एक प्रकार की ऐसी जो है युक्ति है जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए चालक में पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करती है, एकत्र करती है या ग्रहण करती है या इकट्ठा करती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं संधारित्र, ठीक। तो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा क्या होता है गोली संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र, चौथा परिवर्ती संधारित्र और पांचवा क्या है वैद्युत अपघट्य संधारित्र, ठीक है। आप ध्यान रखना आपके यहाँ सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना तो गोली संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र इन्हीं को पढ़ना है। बाकी ना तो आपको बेलनाकार संधारित्र पढ़ना है, ना परिवर्ती संधारित्र पढ़ना और ना ही वैद्युत अपघट्य संधारित्र पढ़ना, बस दो ही पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। जिसमें आपका पहला कंडीशन से सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अगले टॉपिक। तो अगला आपका आ गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है ना। यानी कि डेरिवेशन आ गया और इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट भाग है वो यही है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट भाग है वो कौन है, यही है। इसी को आपको तैयार करना है, ठीक। अगर ये तैयार तो समझ लो सब तैयार है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपका तैयार होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं। तो पहला रूप आपके सामने है, ठीक है ना, लिखा है जब प्लेटों के मध्य क्या हो वायु, ठीक है ना, जब प्लेटों के मध्य क्या हो वायु, ठीक। अब ध्यान रखना ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया है, ठीक, जिसमें एक प्लेट ये हो गया जिसका नाम आप दे देना P1 और एक प्लेट ये हो गया जिसका नाम दे देना P2, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसके स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखोगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों, ठीक है ना, P1 व P2 से मिलकर बना है और इन प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो क्या है A है तथा उनके बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच वायु क्या है वायु, देखो साफ साफ लिखा है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ समझ लो। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों P1 व P2 से मिलकर बना है जिनका क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच की दूरी D है, ठीक है ना। अब इसमें करते क्या है, अब स्टेटमेंट बस इतना हो गया है। अब इसके बाद फिर क्या लिखोगे, प्लेट जो P1 है प्लेट P1 को क्या करेंगे पृथ्वी से वो धन क्यू आवेश देते हैं और प्लेट P2 को जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये जो आपका है ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये क्या है पृथ्वी है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया। आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो इतना चित्र बनाना है और इतना बनाने के बाद
अब आपको क्या लिखना है ये ध्यान, ठीक है। तो आपको जैसे पहले चैप्टर में हमने आपको गॉस की प्रमेय में बता दिया है पहले भी, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय में हमने आपको इसकी डेरिवेशन भी करवाए थे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक। तो चलिए देखना, ठीक। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान ही रहता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। क्या लिखोगे? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फार्मूला होता है बताइए। तो भैया हमने आपको बताया था A=σ/ε0, क्लियर। अब चूंकि अगर आपको पता हो तो सिग्मा क्या होता है? Q/A। क्या होता है? Q/A, जहाँ इसे हम कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। याद आया? तो क्योंकि मतलब सिग्मा के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा Q/A/ε0, यही तो हो जाएगा ना। चलो अब हम निकाल लेते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर। तो क्या लिखोगे? प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा भैया? तो V क्या होता है? A/D। E का मान रख दो भाई, तो V हो जाएगा Q/A/ε0 D, ठीक। ये हो गया। चलो अब हम निकाल क्या रहे हैं? अब यहाँ पे लिखोगे, चूँकि हम ज्ञात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, चलो मान निकाल लेते हैं भैया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है सूत्र? C होता है Q/V, ठीक। चलो मान रख दो, तो क्या हो जाएगा? C Q/V, V का मान रख दो, तो QD/A/ε0 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा A/ε0/D। तो यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। तो ध्यान रखना ऐसे आपको डेरिवेट करना है, ठीक है ना। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसका टाइप सेकंड देते हैं, ठीक है ना, दूसरा टाइप। तो स्क्रीनशॉट ले लो ना अभी जो है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी ओर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिख लेना भैया, बिना स्टेटमेंट के समझ लो अधूरा माना जाता है। तो स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्या लिखना है वो मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं दूसरी ओर। तो 18, ठीक है ना। अब इसका टाइप सेकंड आ गया। क्या लिखा है? जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है ना। देखो फिगर आपके सामने रखा हुआ है, इसका भी स्टेटमेंट वैसे ही रखना है, बस इसके बीच में अब क्या है कि परावैद्युतांक की पट्टी रख दी गई। अभी तक प्लेटों के बीच में क्या था? वायु था। अब ध्यान रखना आंशिक रूप से, पूरे में तो भरा नहीं गया, आंशिक रूप से भरा गया, जिसकी मोटाई कितनी दे दी गई है? T मोटाई में भरा हुआ है, ठीक है ना। कितनी मोटाई में भरा हुआ? T। और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है, ठीक है ना। यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो स्टेटमेंट सेम ही लिखना है, ठीक। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा हमारा अगला कंडीशंस, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम ये जान लेते हैं। देखो इन प्लेटों के बीच की दूरी D है और परावैद्युतांक की मोटाई T है। तो अब हमें ये पता करना है कि कितने क्षेत्र में वायु बचा हुआ है। तो कितने क्षेत्र में वायु है? तो ध्यान रखो, अगर ये टोटल दूरी D है और ये मोटाई है, तो अगर हम इसमें से यानी टोटल दूरी में से ये मोटाई वाला घटा दें तो वायु वाला जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा? वायु कितने क्षेत्र में बचेगा? तो D-T। कितने क्षेत्र में बचेगा? D-T क्षेत्र में वायु भरा हुआ, ठीक है ना। तो चलो भाई अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना दो स्थितियाँ आपकी बनेंगी। एक होगी जब प्लेटों के बीच में वायु है और दूसरा होगी जब प्लेटों के बीच में क्या है? परावैद्युत
पदार्थ है। तो फर्स्ट कंडीशंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जब प्लेटो, ठीक है ना, दिख रहा है, चलो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये ठीक है ना, अब दिख रहा होगा। क्या लिखोगे, जब प्लेटों के बीच वायु हो तो, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि अभी हम लोगों ने लिखा था, तो इसको E1 इक्वल टू हो जाएगा Q/A/0, ठीक। अब दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, तो दूसरी स्थिति में क्या लिखोगे, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, परावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, E2 से, और इसका सूत्र हो जाएगा Q/Ka/ε0, ये हो गया, ठीक। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। चलो अब हमें क्या करना है, प्लेटों के मध्य विभव निकालनी है। तो क्या लिखोगे, प्लेटों के मध्य विभवांतर, चलो इसका मान निकाल लेते। तो विभवांतर यानी V इक्वल टू क्या होगा, E1, और वायु कितने क्षेत्र में है, तो अभी आपने बताया D-T, और प्लस E2, और परावैद्युत पदार्थ कितनी मोटाई में भरा हुआ, T में। चलो सभी के मान रख दो। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा E1 का मान ये दिया है, तो ये मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, Q/A/0 D-T, प्लस E2 का मान रख दो, तो E2 का मान ये दिया है, तो हो जाएगा Q/Ka/0, और इंटू क्या हो गया T, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q/A/0 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा D-T, और प्लस यहाँ बचा T, अपॉन में क्या बच जाएगा K, ठीक। ये हो गया। अब चूंकि हम लोग निकाल क्या रहे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या निकाल रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए इसको और थोड़ा सा ऊपर, है ना, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या बताया था, Q/V, ठीक। चलो मान रख दो भैया। तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q/V, V का मान हो जाएगा Q इंटू D-T प्लस T/K, और नीचे वाला भाग पलट के ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा A/0। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा A/0 अपॉन नीचे हो जाएगा D-T प्लस T/K, ठीक है ना। ये हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है ना। ये हो गया। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको दोनों डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो गए होंगे, ठीक है ना। तो एक दो बार जब आप करोगे आपको इसकी डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक। अब अगर मान लो कि जो आपकी प्लेट है इसके बीच में क्या हो, अनेक परावैद्युत पदार्थ हो जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए, अनेक परावैद्युत पदार्थ हो जाए, तब आप इसकी अगर मान लो फार्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
तो देखिए ये इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। तो अगर हम इसके बीच में n परावैद्युत पदार्थ भर दें, ठीक है ना, देखो ये हो गया, जैसे ये हो गई समांतर प्लेट, ठीक। इसके बीच में क्या करते हैं, मान लो एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी ये भर दी, ठीक, ये हो गई। अब इसका परावैद्युतांक क्या हो गया, K1, ठीक है ना। दूसरी पट्टी ये हो गई, इसकी परावैद्युतांक क्या हो गई, K2। तीसरी पट्टी ये हो गई, इसका परावैद्युतांक क्या हो गया, K3। डॉट डॉट कितने भरे जा रहे हैं, n परावैद्युत पट्टी भरे जा रहे हैं, कितने, Kn, ये हो गए, ठीक। अब इसकी मोटाई क्या होगी, T1, इसकी T2, इसकी T3, है ना, इसकी क्या हो गई, Tn, तो ये हो गया। तब इसकी धारिता का सूत्र क्या लिखोगे, तो इसकी धारिता का सूत्र रखेंगे C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपान क्या हो जाएगा, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, आगे माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, Tn, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका कितना, T1 अपान K1, ठीक है ना, प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट Tn अपान Kn, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको मान लो एक से अधिक दे दिया जाए तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे अगली हेडिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। अब भाई ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, अभी अभी मैंने आपको सूत्र बताया, क्या था, C = K A एप्सिलॉन 0 अपान D, यही तो आया था डेरिवेशन। अब अगर एप्सिलॉन 0 की बात किया जाए तो एप्सिलॉन 0 तो आपका कांस्टेंट है, ये भाई कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यूज तो आपको पता है 8.85 × 10⁻12 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब ये आपका किन किन माध्यमों पे निर्भर करता है, तो क्या हो गया, पहले नंबर पे है माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी C प्रोपोर्शनल के इसके हो जाएगा K के, ठीक है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम माध्यम के परावैद्युतांक के मान को बढ़ा देते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल, तो आपका जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, A के, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है प्लेटों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है। तो समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्षेत्रफल को अगर हम वो करेंगे तो उसकी धारिता भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा करके भी धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। अगला है प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि C प्रोपोर्शनल 1 इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/D, ठीक है ना, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन पूछता है भैया, ठीक है ना, मतलब प्रश्न कैसे रहेगा ये ध्यान लो। तो आपसे पूछेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है ना, कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इनमें से आप कोई भी कंडीशंस लिख के बता सकते हो, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अब आ गया है संधारित्रों का संयोजन। जैसे आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन, वैसे ही यहाँ है संधारित्रों का संयोजन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इनका हम संयोजन करेंगे। तो हेडिंग आपकी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन, अब देखिए इसको सबसे पहले हम कैसे वो करेंगे, ठीक है ना। तो फिगर बना देते हैं। तो फिगर कैसे बनाओगे, ये मान लो एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, इसकी धारिता क्या हो गई, C1, ठीक है ना। दूसरी प्लेट ये हो गई, इसकी धारिता हो गई C2, और फिर एक ये हो गई, इसकी धारिता हो गई C3, ठीक है ना। जो पहली वाली समांतर प्लेट है इसके पहले प्लेट को +Q आवेश से आवेशित कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश,
और प्रेरण के द्वारा दूसरे पे कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। अब इसको इसकी दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं तो किस पे क्या होगा, धन आवेश, और इस पे फिर से ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको इस वाले संधारित्र से जोड़ देंगे तो इस पे धन आवेश, और इसको क्या कर देंगे, पृथ्वी से ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको जब क्यों आवेश दोगे तो इस पर जो है श्रेणी क्रम में है तो इनके आवेश समान रहेंगे, लेकिन इनके सिरों के जो विभव होगी वो क्या होगा, V1 हो जाएगा, इसका क्या होगा V2, और इसका क्या हो जाएगा V3, ठीक है ना। तो इनके सिरों पर जो विभव हो गए वो क्या हो गए, V1 V2 और V3 हो गए, ठीक। इस तरह से इसका फिगर ड्रा कर लेना है, ठीक। अब स्टेटमेंट जैसे लिखना है तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं, ठीक है ना। पहले प्लेट पर क्यू आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहले हम इनका जो है वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए विभव का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गई आपकी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होता है, Q/C1, ठीक है ना। दूसरे पर अगर हम विभव की बात करें तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2, और तीसरे की बात करें तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C3, ठीक। अब हमें संयोजन का तुल्य विभवांतर चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, संयोजन का तुल्य विभवांतर मतलब टोटल विभवांतर कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी टोटल विभव, ठीक। चलो अब इसके हम मान निकाल लेते हैं। तो जब इसके मान निकालेंगे तो मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q/C इक्वल टू क्या हो गया, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक। चलो भाई इसके Q कॉमन ले लो, तो Q/ क्या हो गया, C इक्वल टू Q कॉमन हो गया तो क्या बनेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो गया। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1/C इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगी आपकी क्या, धारिता। इस तरह से इसका डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका भाई ध्यान रखना डेरिवेशन, ठीक है ना। तो इसके सूत्र याद रखिए, सूत्र ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। तो ये हो गया, इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। अब देखो समांतर क्रम में कैसे, पहले इसका फिगर ड्रा कर देते हैं। तो ये मान लो है एक संधारित्र जिसकी धारिता हो गई C1, ठीक है ना। ये हो गई दूसरी संधारित्र और इसकी धारिता हो गई C2। ये हो गई तीसरी संधारित्र जिसकी धारिता हो गई C3, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं, ऐसे और इस तरह से जोड़ देते हैं। ये हो गया, यहाँ से इसको जोड़ दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम दे दिया B और इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, ठीक है ना। अब यहाँ धन आवेश से इसको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं, ठीक। और इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इस तरह से, ठीक। तो इनके सिरों का जो तुल्य विभवांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और इस पर आवेश जो होगा वो क्या होगा, Q1, इसका आवेश जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q2, ठीक है ना। और इस पे जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से इसका फिगर ड्रा कर लोगे, ठीक। अब चलो देखते हैं इसको कैसे हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो है आवेश निकाल लेते हैं, है ना। तो प्रत्येक पर आवेश क्या लिखोगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश कितना होगा ये निकाल लेते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं। अब ठीक है ना, अब दिखेगा आवेश
क्या हो जाएगा, पहले पे अगर हम निकालेंगे तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1V, दूसरे पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2V, और तीसरे का क्या हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3V। ठीक है ना। हमें कुल आवेश चाहिए, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा भाई, Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, चलो मार रख देते हैं। तो जब मार रखेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q की जगह हो गया CV इक्वल टू C1V धन C2V धन C3V। ठीक, अब आप क्या करिए भाई, V कॉमन ले लीजिए, तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा V कॉमन, तो ये हो गया C1 धन C2 धन C3 हो गया, तो V से V क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाता है तुल्य विभवांतर और तुल्य धारिता। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इससे पहले हम संधारित्रों के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो संधारित्रों का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक, तो हेडिंग लगा लो, संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों के उपयोग। ठीक है ना, ये हेडिंग रहेगी। तो आगे स्लाइड में जो है टाइप करना भूल गए हैं, तो इनको भी लिख लो। ठीक है ना। तो हेडिंग लगा ली। अब पहले नंबर पे लिखो कि संधारित्रों का प्रयोग किसमें कहते हैं। तो पहले नंबर पे लिख लो वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में। ठीक है ना, अध्ययन में। तो वैज्ञानिक अध्ययन में भी हम संधारित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक, नंबर 2 लिख लो। नंबर 2 में लिख लो विद्युत उपकरणों में, विद्युत उपकरणों में। ठीक है ना, जैसे फैन होता है, फैन में जिसको कंडेंसर बोलते हो, ठीक है ना, वो आपकी संधारित्र होती है। तो उपकरणों में इसी तरह। ठीक है ना। तीसरा लिख लो। ठीक है ना, तीसरा लिखो आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में, संचय करने में। ठीक है ना। अगला लिख लो चौथा। ठीक, ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, करने में। ठीक है ना। इस तरह हम संधारित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक, चलो अब अगले हेडिंग डालो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या डालोगे, हेडिंग डालो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है ना, ये लिख लो आवेशित, आवेशित समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है ना। चलो अब आपके सामने इसका डेरिवेशन, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो ध्यान दो। ठीक, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो क्या लिखोगे, माना। ठीक, एक समांतर प्लेट है ना, क्या लिखोगे, लिख लो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्रत्येक आवेशित प्लेट का क्षेत्रफल a है।
तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक, लिख लिए। अब आ जाओ आगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ सूत्र क्या होता है। तो C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन 0/d। यही तो आया था, बोलो यही आया था कि नहीं। ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है ना। तो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा कितनी ऊर्जा जो है उसमें संचित हुई। तो U बराबर क्या होता है भैया, 1/CV²। यही तो होता है ना। चलो मान रख दो भाई। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C का मान C के प्लेस पे रख दो। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन 0/d इंटू V²। ठीक है ना। अब अगर आपको याद हो तो V इक्वल टू क्या बताया मैंने, A इंटू डी। यही तो होता है। तो यहाँ पे रख दो। तो U इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन 0, V की जगह V का मान रखेंगे तो हो जाएगा A²D² इंटू डी हो जाएगा। तो एक डी से आपका एक डी हो गया कैंसिल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन 0 E² इंटू डी हो गया। ठीक, अब अगर आपको हम बताएं, ठीक है ना, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है भैया, स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल यू बराबर होता है कैपिटल U/AD। यानी कि प्लेटों के बीच आकाश का आयतन जो होता है वो AD³ है ना। AD मीटर होता है, मीटर क्यूब। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो तो क्या लिखोगे, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो वैल्यूज रख दो। क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल U का मान ये दिया है। तो क्या हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन 0 E²D/AD हो जाएगा। A से A कट जाएगा, D से D कट जाएगा। तो स्मॉल U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। यही होता है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको डेरिवेट करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया है। ठीक है ना। तो आज का भाई ये चैप्टर था, तो इतने आपको जो है तैयार करना था। ठीक, तो आज का चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है ना। मिलेंगे हम कल इसके और वैद्युत विभव यानी पुराना चैप्टर और धारिता इनके जो है न्यूमेरिकल से। ठीक है ना। तो भाई इसकी जो है बढ़िया अच्छे से नोट्स बना लो और अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है ना। तो कल हम आपको इनके जो है वैद्युत विभव और धारिता के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।